हेलो दोस्तों, के सेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से यूके बोर्ड 10th क्लास मैथ 2023 का सॉल्व पेपर करने के लिए जा रहे हैं। इसमें आपको पूरा सोल्यूशन देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने 2024 और एक प्रतिदर्श सेमेस्टर का हमने जो इस साल प्रीवियस पेपर लॉन्च हुआ है उसको हमने क्या करा है, हल करा है। इससे पहले आप ये स्क्रीन पे इमेज देख लीजिए, जो आपको स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे रही है, ये पूरा 2023 का क्या है, पेपर है। इसको हम पूरा क्या करेंगे, सोल्व कराएंगे। तो देखो करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। तो इस पे बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्या की मैंने आपको पिछली बात बताई थी कि अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या वह होती है जिनका मानक रूप p/q नहीं होता है, यानी वो p/q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या होती है, आपके पास अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो आपके पास 0.25 है जैसे, तो पॉइंट आगे जीरो बढ़ा लोगे, 3 जीरो, तो p/q की फॉर्म बन जाएगी। तो ये परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होने की। जैसे आपका 2√2 है, 2√4 सॉरी 2√4 देखो पहले, तो तुम्हें पता है कि जो आपका ये 4 है ये 2 होकर बाहर होकर निकल जाता है, 2 2 जा 4, तो यानी ये भी नीचे बनवाने के परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, जैसे 2√16 है, 2√16 सॉरी 8, जब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो √16 हो जाएगा, और √16 भी क्या हो जाएगा, बाहर होकर 4 होकर निकल जाएगा। इसके नीचे बन मान लो कि ये भी p/q की फॉर्म बन जाएगी। यानी कि ये तीनों नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। एक ऑप्शन सिर्फ आता है 2√2 जो एक किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही और वर्ग से संबंधित है और रूट से संबंधित है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुपद x² - 3 के शून्यांक का योगफल होगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनका शून्यांकों का योगफल निकालना है। देखो सुनो, आपको पता होना चाहिए कि शून्यांकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, ये कैसे निकलता है, माइनस का b/a। सही है, तो अब यहां से चेक करो कि आपको बहुपद दे रखा है x² - 3। सही है, तो यहां से आप क्या करो, पहले a b c के मान निकाल लो। तो पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के इसकी तुलना कर लो इसके मानक रूप से। तो समीकरण 1 की तुलना, इसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c से करने पर, तब यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x², तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। x इसमें है नहीं है, तो इसका कारण b का जो गुणांक होगा वो कितना होगा 0, और c का गुणांक कितना आ गया -3। तो यहाँ से माइनस b की वैल्यू कितनी आ ली है 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी आ ली है आपने 1। तो जब डिवाइड लगाओ तो कितना आएगा 0, मतलब आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+1 है, तो इसका 8वां पद क्या होगा। देखो आपको दिया है, आपको एक एपी रखिए, एपी का nवां पद दे रखा है, nवां पद कितने रखा है आपको 3n+1। अब आपको एपी का 8वां पद निकालना है पद, तो जहां n है वहां कितना आ गया 8, तो जहां इसमें n है वहां कितना रख दो 8 प्लस का 3, 8 या 24 प्लस के 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 24 में आप 3 जोड़ो, कितना सॉरी यहाँ बनता आपका, तो यहाँ बन रखो, तो 24 में 1 जोड़ो कितना आएगा 25। तो आपका ऑप्शन कौन सा जा रहा है, थर्ड जा रहा है। ठीक है ना, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतने को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो आपको बिंदु दे रखा है, बिंदु ए दे रखा है आपको 4,5 और बिंदु बी दे रखा है आपको 6,9, और आपको इन बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं।
तो आपकी कंडीशन होती है कि बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक बोले तो पी एक्स कॉमा वाई। तो कैसे निकलता है? इसका फॉर्म होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होती है। तो इसमें x1 कितना है आपका, ये रहा, ये x2 है, ये सॉरी ये x y1, ये x2 y2। तो ये x1 कितना है इसमें 4 और x2 कितना है 6 अपॉन 2, y1 कितना है 5 और y2 कितना है आपका 9 अपॉन 2। चलो काउंट कर लेते हैं, जोड़ लो इसको। 6 4 10 अपॉन 2, 9 5 14 अपॉन 2, 2 से काटेंगे कितना आएगा 5, 2 7 14, तो कितना आएगा 5,7। तो 5,7 आपका पॉइंट बी है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ कंडीशन है, देखो आपको पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दो त्रिभुज की संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब इसकी भुजाएं कौन सी दे रखी है, वो 4:9, उसका क्या कर दो वर्ग, तो यहाँ से कितना आएगा, 4 का कितना आएगा 16, 9 का कितना आएगा 81, तो यहाँ से अनुपात में लिखो 16:81, यानी ऑप्शन कौन सा होगा 4 करेक्ट होगा। ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको क्या रखा है, यदि द्विघात समीकरण दे रखी है आपको x² प्लस के x माइनस के 6 = 0 का मूल 1 हो तो मान होगा, आपको दिया है द्विघात समीकरण दे रखी है, समीकरण x² प्लस के x माइनस के 6 = 0 और आपको मूल दे रखा है, मूल बोले तो x की वैल्यू की दे रखी है 1 और k की वैल्यू क्या करनी है इसमें निकालनी है। सही है, तो जहां जहां इसमें x है वहां वहां क्या रख दो, सॉरी 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस के k इंटू में 1 माइनस के 6 = 0, 1 का स्क्वायर 1, k की 1 हो गया तो k माइनस के 6 = 0, 6 में से घटाओगे तो माइनस के 5 = 0, तो ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी ऑप्शन कौन सा आ गया आपका थर्ड करेक्ट हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका, जे वाला कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इस पे सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपको दिया है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे का मतलब लीटो का दाना को एक बार फेंका जाता है तो तब पासे पर कुल संभावित परिणाम निकाल लो, कौन कौन से हो गए, पासे पर कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 नंबर तो होते हैं लीड के दाने पे, तो टोटल कितने हो सकते हैं 6। वो कह रहा है एक सम संख्या होने की प्रायिकता, तो पासे पर सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम निकाल लो, पासे पर सम
संख्या आने के अनुकूल परिणाम। कितने? सम होती जो 2 के टेबल से कट जाएगी, 2 4 6, तो एक 2 होगी, एक 4 होगी, एक 6, अर्थात कितनी होगी टोटल? 3। सही है। तो अब सम संख्या की प्रायिकता निकाल लेते हैं। सम संख्या की प्रायिकता क्या फार्मूला होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं इसके? 3, और कुल कितने इसके? 6। 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? कह रहा है परिमेय संख्या 23/2 और 5/2 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखो नोट में आपको एक बात पता होनी चाहिए। देखो अगर परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है तो शांत आवर्ती है। अगर इसकी फॉर्म में नहीं है तो ये अशांत आवर्ती है। तो देखो जो परिमेय संख्या दी रखी है, आपको दे रखा क्या है? आपको परिमेय संख्या दे रखी है। परिमेय संख्या कितनी दे रखी है आपको? 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो इसका जो हर है, उस हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। अगर है तो वो शांत है, और नहीं होती तो वो अशांत होती। तो लिख देंगे ये शांत आवर्ती है। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को तीसरा क्या बोल रहा है? कह रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस के bx प्लस के c = 0 है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। जबकि आपको दिया है b² माइनस 4ac = 0। आपको जो दे रखा है, पहले देखो आपको दिया है द्विघात समीकरण, आपको पता है x² प्लस के bx प्लस के c = 0, और आपको दे रखा है कि b² माइनस के 4ac = 0। अर्थात यहाँ से चेक करो कि आपको पता है कि मूलों की प्रकृति के लिए जो फार्मूला लगता है, मूलों की प्रकृति के लिए वो फार्मूला होता है d = b² माइनस 4ac, ये होता है। अब इसमें d क्या दे दिया? 0%, से d की वैल्यू कितनी दी? 0 = b² माइनस 4ac, मतलब आपका जो विभक्तर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 0। तो लिखेंगे यहाँ विभक्तर शून्य है, और जब d शून्य होता है तब मूलों की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक या समान। तब मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी या समान होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर दोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का nवां पद ज्ञात करना है। तो आपको जो दिया है पहले वो लिखो। आपको दिया है AP दे रखी है 2 4 6 8 का nवां पद निकालना है। तो पहले इस AP का प्रथम पद निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले निकालो प्रथम पद a कितना है? 2। फिर दूसरा सर्वांतर पद निकालो d कैसे निकलता है? a2 माइनस a1। तो a2 कितना है यहाँ? 4 माइनस a1 कितना है? 2। तो यहाँ से घटाओगे कितना बचेगा? 2। अब यहाँ से AP का nवां पद, AP का nवां पद निकालना है। तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस वन ऐसा कैसे, और d की वैल्यू कितनी है 2। इसकी मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 2 की n में करके तो 2n हो जाएगा, और 2 की इसमें करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आ गया 2n। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बिंदु 3,4 के x अक्ष से दूरी बताने क्या होगी। देखो आपके पास पहले एक चतुर्थांश बना लो, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। x का कितना है 3 और y का कितना है 4, तो x का 3 है, y का 4 है 4। तो यहाँ पॉइंट मिल जाएगा आपका 3,4, ठीक है, पॉइंट है, ये पॉइंट आपको मिल गया 3,4, ठीक है ना। अब कह रहा है x अक्ष से दूरी कितनी है, तो y के निर्देशांक किसके बराबर, 4 के बराबर। तो लिखेंगे y के निर्देशांक बराबर 4। यहाँ तक आपको यानी 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 की आपको क्या देखने मिलेगी, दूरी देखने को मिलेगी। x अक्ष से 4 पॉइंट पर आपको ये बिंदु मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 6 पाई है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। आपको यहाँ दिया है वृत्त की परिधि दे रखी है, परिधि किधर की है 6 पाई सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो फार्मूला लगा दो वृत्त की परिधि का, वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई r, परंतु वृत्त की परिधि आपको दे रखी थी 6 पाई, बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई r। पाई से पाई कट गई तो 6 बराबर 2r, ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 6/2 हो जाएगा, 2 से काट दो तो कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो लिख देना वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो वो कह रहा है जैसे मान लो आपके पास एक वृत्त है, सही है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, मतलब वृत्त का बाहर स्थित एक बिंदु है ए मान लेते हैं, इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो इस वृत्त पर एक स्पर्शरेखा यहाँ से खींच सकते हो, दूसरी स्पर्शरेखा आप यहाँ से खींच सकते हो, इससे अलावा इस पर आप खींच नहीं सकते, ठीक है ना। तो लिख देंगे 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपको आंकड़े दे रखे हैं 4, 6, 3, 8, 2, 7 का माध्य क्या होगा। तो आपको इसमें जो दिया है पहले वो लिख लो। आपको दिया है आंकड़े दे रखे आपको 4, 6, 3, 8, 2, 7 का माध्य क्या होगा। तो आपको माध्य निकालना है। तो माध्य कितना आएगा इसका, देखो माध्य कैसे निकलता है, सब संख्या का योग, इन सबको जोड़ दो, 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 7। अब कौन जितने नंबर है 3, 3, 6, उन नंबर से उसकी क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो। सबको जोड़ो, 6, 4, 10, 10 और 3 13, 13, 8, 21, 21 और 2 कितना हो गया 23, 23 और 7 30, टोटल कितना है 30/6, 6 पंजे 30, यानी 5 क्या हो गया माध्य हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या बोल रहा है, 9 कह रहा है निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या है। आपको यहाँ दिया है आंकड़े दे रखे हैं, कितने रखे बोलना 14, 15, 18, 21, 25, 27, 31, 35 और 30 है, ठीक है 38 दे रखा है। तो इसके लिए माध्यक निकालना है, आपकी बार माध्य नहीं निकालना, अब की बार माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए पहले माध्यिका निकालनी पड़ती है। माध्यिका बोले तो आपको माध्यिका कैसे निकलती है, n+1/2,
एन होते हैं कुल नंबर। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन का मान कितना आ जाएगा? 9 प्लस का 1/2, तो यानी कितना आ जाएगा यहाँ से? 10/2। तो 2 से काट दो, कितना आ गया? 5। तो यहाँ से जो माध्यक निकलेगा, जैसे पांचवा नंबर होगा 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर कितना है? 25। तो माध्य कितना आएगा इसका? 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 10वां। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 15 21 के एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, फिर 15 के, फिर 21 के। तो सबसे लिखो लो 12 के अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, इसका गुणनखंड। तो 12 का एलसीएम निकाल लोगे, 2 से काटोगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे 15 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड, तो 15 निकलेगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 3 × 5। ऐसे 21 के अभाज्य गुणनखंड, तो 21 के निकाल लोगे, तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो 3 मल्टीप्लाई 7। तो अब यहाँ से आपको पहले क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। एलसीएम बाद में निकालना है, पहले एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकलता है? इन जो कॉमन है, इनमें जो कॉमन है वो निकाल लो। कॉमन कितना है? 3 3, तो एचसीएफ 3 होगा। और एलसीएम, एलसीएम कैसे निकलेगा? जो आपका एचसीएफ है वो तो लिखना ही है, और जो यहाँ से फैक्टर बच गए, जैसे यहाँ से 2 × 2 बच गए, यहाँ से 5 बच गया, और यहाँ से 7 बच गया, इन सब की मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते 420, 420 का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द्विघात समीकरण x² प्लस के 6x माइनस के x माइनस के 6 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो आपको यहाँ क्या दे रखा है? आपको दिया है द्विघात समीकरण दे रखी है, आपको द्विघात समीकरण दे रखी है। क्या दे रखी है? x² प्लस x माइनस के 6 = 0। चलो मूल निकालते हैं। तो मूल निकालने के 3 मेथड होते हैं, तो हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इससे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका टेबल इसमें पढ़ो, 6 × 6, तो गुणा करने पे 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए। तो 6 के एलसीएम निकाल लो, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा, और 3 में 2 को माइनस कर दोगे तो 1 भी आ जाएगा। तो फैक्टर बन गए x² प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस के 6 = 0। अब इनमें दो के जोड़े बनने हैं आपके वाले, इन दो के जोड़े में कॉमन लो। क्या कॉमन आ रहा है? तो यहाँ x है, यहाँ x है, तो x कॉमन ले लोगे, तो यहाँ x बचेगा प्लस का 3, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो यहाँ से x 2 तिया 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा = 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? इन दोनों में से एक तारते हैं और इन दोनों को मिला के तारते हैं। तो इन दोनों में से एक तार लो, इसमें से इसमें एक तार लो, और इस नंबर को मिला के तार लो = 0। और लिखो जब x प्लस का 3 = 0, तो ये प्लस का जाके माइनस का 3 हो जाएगा। और लिखो जब x माइनस का 2 = 0, तो ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 11वां। देखो सॉरी 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या बोला है? देखो क्वेश्चन 12 बोला है दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 डिग्री = 1 है। तो इसका LHS ले लो। LHS लेने पर LHS लेकर सोल्व करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ कितना है? tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 2 डिजिट ऐसा पास रखनी पड़ेगी जिसको जोड़ने पर 90 आ जाए। 48 42 को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, तो tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री को पास लिख लो, और ये दोनों को पास लिख लो, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 23 90 आ जाएगा। ठीक है ना।
अब क्या करना है, इन दोनों में से एक को तोड़ लो, इन दोनों को में से एक को तोड़ लो। तोड़ने का फार्मूला आपको पता है कि तोड़ा क्या जाता है, देखो एक फार्मूला होता है टेन ए इज इक्वल टू कैसे निकलता है, कोट 90 माइनस ए। ठीक है, कोट 90 माइनस ए इक्वल टू कितना होता है, 10 है। भैया इसमें तोड़े, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ कोट 90 माइनस 42 डिग्री कर दूं, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 42 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो एंगल यहाँ होता है वो एंगल यहाँ आता है। ये बात समझ में आ गई। यानी कि ध्यान सुनो कि अगर मैं 10 90 माइनस 42 को तोड़ लो, ठीक है ना, तो काम हो जाएगा। तो इसको तोड़ने के बाद में पहले आप एक चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। पहले इन दोनों में से एक ऐसा करो कि 10 ऐसा कैसे, अब इनमें से एक को तोड़ो, तो 90 माइनस 48, देखो 90 में कितना घटाए, जो 48 आ जाए, तो कितना घटाना पड़ेगा, 42 डिग्री। और ये 10 42 डिग्री ऐसा का ऐसे ही, ऐसे इन दोनों में से एक को तोड़ लो। 10 90 माइनस 90 में कितना घटाए, जो 23 आ जाए, तो 67 घटा दो, 23 आ जाएगा। और ये 10 67 डिग्री ऐसा का ऐसे ही, ठीक है ना। अब देखो 10 90 माइनस ए, 10 90 माइनस ए फार्मूला आता है 10 90 माइनस ए इक्वल टू कितना होता है, कोट है। क्या होता है, कोट है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोट ए कितना है यहाँ 42 डिग्री, तो यहाँ 42 डिग्री हो जाएगा। और 10 42 डिग्री ऐसा का ऐसा ही। फिर यहाँ 10 90 माइनस है, तो यहाँ भी कोट कितना हो जाएगा 67 डिग्री, और यहाँ 10 67 डिग्री ऐसा का ऐसे ही। अब देखो एक फार्मूला होता है कि कोट ए इज इक्वल टू 1/10 है, ठीक है। तो 1/, में लिख सकते हैं, तो कोट को लिख दूंगा 1/10, परंतु ए कितना है 42 डिग्री, और यहाँ 10 42 डिग्री ऐसा का ऐसा ही। इस कोट में लिख दूंगा 1/10 67 डिग्री, और ये 10 67 डिग्री ऐसा का ऐसा ही। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ 1 × 1 और 1 × 1, और वो आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां। देखो 13वां क्या बोल रहा है, कह रहा है बिंदु इतने को जोड़ने वाला रेखाखंड को बाई अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको यहाँ दिया है, बिंदु दे रखे, बिंदु आपको ए दे रखा है, बिंदु बी भी आपको पता है, सही है ना। अर्थात यहाँ से आपको x1 की वैल्यू 5 दे दी, और y1 की वैल्यू -6 दे दी, और x2 की वैल्यू आपको -1 दे दी, और y2 की वैल्यू आपको 4 दे दी, सही है। अब माना जो ये ए बी रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड को जोड़ने वाले बाई अक्ष के निर्देशांक मान लो। देखो y अक्ष पे पूछ रहा है, तो x पे कितना होगा, 0 होगा, तो 0, y है, ठीक है, 0, y है। तो यहाँ से आपके पास 0 इक्वल टू फार्मूला होता है, देखो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू y, ठीक है ना। तो यहाँ लगाओ विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है आपका, आपको पता होगा। विभाजन सूत्र होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मान ली आपने, 0, तो यहाँ हो जाए 0 बराबर m1 तो निकालना है, और x2 की वैल्यू कितनी है -1, और m2 और x1 की वैल्यू कितनी है 5, अपॉन में m1 प्लस m2। ये भाग में दिया गुना में को 0 हो जाएगा, तो माइनस के यहाँ से m1 और प्लस के 5 m2 हो जाएगा, सही है। ये माइनस करते जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा m1 बराबर 5 m2। ये इसके नीचे लेकर चले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू
5 बचेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लो, तो m1 अनुपात m2 इक्वल टू 5:1। तो कितना आ गया बाबू आपके 5:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 14। देखो 14 क्या बोल रहा है। 14 कह रहा है दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 13 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखो दो समकेंद्रीय वृत्त है, और सिंपल सी बात आती है कि दो समकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं। देखो समकेंद्रीय वृत्त वे होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है। जैसे कि आपके पास एक वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक दूसरा वृत्त ये है। इन दोनों वृत्त का केंद्र कितना है, एक ही है, O। सही है। तो लिखोगे माना दो समकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र O है। माना दो वृत्त जिनका समकेंद्रीय है जिसका केंद्र O है। ये बात आ गई। इसमें आपको छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी रखी, बड़े वृत्त की 5 दे रखी, छोटे वृत्त की आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो आप देख लो कि बड़े वृत्त की कितनी है आपके पास 5 और छोटे वृत्त की 3 है। तो वो कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो आप बड़े वृत्त की यहाँ से ये ठीक है ना, ये लाइन खींचो। ठीक है। तो ये होगी बड़े वृत्त की जीवा A और B। सही है। और ये छोटे वृत्त को स्पर्श भी कर रही है। तो देखो ये छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, और ये बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है। तो इसकी लंबाई क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। सही है। और ये आपको बड़े वृत्त की जीवा कितनी रखी, ये रखी 5 सेंटीमीटर। तो ये देखो ये लाइन थोड़ी वैसे होगी, तो ये लाइन ऐसा करना है। ठीक है ना। इसका और डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये O सेंटर था, O केंद्र था, और ये दूसरा समकेंद्रीय वृत्त था। ये बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, और इसकी बड़े वृत्त की त्रिज्या की देखिए 5 सेंटीमीटर और छोटे की देखिए आपको 3 सेंटीमीटर। यहाँ दे दो A और B, इसको नाम देते हैं C। ठीक है। तो आपको A भी निकालना है, मतलब आपको बड़े वृत्त की जीवा निकालनी है। बड़े वृत्त की जीवा मतलब आपको A भी निकालनी है। तो बड़े वृत्त की जीवा कैसे निकलेगी, अगर आप AC और BC को आपस में जोड़ दें, AC प्लस BC, तो बड़े वृत्त की जीवा मिल जाएगी आपको। मतलब आपको एक AC का मान निकालना पड़ेगा और BC का निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि इसमें कि जितनी इसमें AC है उतनी इसमें BC है, मतलब AC किसके बराबर है, BC के बराबर। तो सिंपल सी बात है AC BC, अगर AC निकाल लिया तो BC भी इतनी होगी। तो अगर AC के लिए देखो तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनना है OCA। तो पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या लिख लो कि R1 बराबर कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर और R2 बराबर कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है। देखो अब यहाँ से आपको पता है कि जो OC है वो लंबे किस पे, AB पर है ना। तो ट्रायंगल OCA में, समकोण त्रिभुज OCA में पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, पाइथागोरस प्रमेय। उससे क्या होगा, उससे आपको ये AC मिल जाएगी, और तुम्हें पता है जितनी AC होगी उतनी ही BC होगी। तो यहाँ से काम चल जाएगा। तो 90 डिग्री एंगल बना है यहाँ। तो ये कण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो फार्मूला होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण कितना है इसका 5, लंब इसका हो गया AC, और आधार कितना है इसका 3। 5 का स्क्वायर होता है 25, AC का स्क्वायर ऐसा का ऐसे, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये प्लस कर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा AC का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस करते हुए 16 आ जाएगा। इधर उसके चढ़ोगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा रूट में 16, सर्किल का होता है 4 का, तो 4 सेंटीमीटर। और आपको पता है जितना AC उतना ही BC है, तो BC बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यानी AB कितना निकल के आएगा आपका, AC भी 4 BC भी 4, तो टोटल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और में।
देखो और में क्या दे रखा है, देखो सुनो, और कह रहा है एक बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो आपके पास क्या है, एक वृत्त है जगह केंद्र कितना मान लिया आपने, ओ मान लिया, ठीक है। इसके बाहर एक बिंदु ए है, तो उसके केंद्र से दूरी कितनी रखी है आपको, 5 सेंटीमीटर, यानी कितनी रखी है आपको, 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। पॉइंट को मान लेते हैं पी या क्यू मान लो, सही है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है। तो ये आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है कि त्रिज्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको लिख लो, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं कि माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है, सही। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु ए है जिससे वृत्त की केंद्र की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु ए है जिससे वृत्त के केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हल में कि आपको पता है ओ क्यू लंब है ए क्यू पे, तो यहाँ एक राइट एंगल बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ए क्यू ओ में आप क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें आपको ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो आप सिंपल सी बात निकाल सकते हो। तो यहाँ से लगा दो समकोण त्रिभुज ए क्यू ओ में पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है इसका, 5, 5 का स्क्वायर, लंब कितना है इसका, 4, 4 का स्क्वायर, और आधार कितना है ओ क्यू, मतलब जो त्रिज्या का काम करेगी। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, और ओ क्यू का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसे, ये प्लस कर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 9। तो यहाँ ओ क्यू का होल स्क्वायर, ये दो स्क्वायर तो रूट चढ़ जाएगा, तो ओ क्यू बराबर रूट में 9, और ओ क्यू बराबर 9 किसका होता है, 3 का। तो यहाँ गया 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां। देखो 15वां क्या कह रहा है, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस के समांतर है, मतलब दी हुई आकृति दे रखी है, इसमें ये पी क्यू आर एस के समांतर है। तो आपको जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। आपको दिया है कि पी क्यू समांतर है आर एस के, तो सिद्ध करना है कि पी ओ क्यू मतलब ये वाला ट्रायंगल, एस ओ आर मतलब इस सारे ट्रायंगल के सगाम सम है या नहीं है। तो आपको सिद्ध करना है कि ट्रायंगल पी ओ क्यू समरूप है ट्रायंगल किसके, एस ओ आर के, समरूपता बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल ले लो हल में, उत्पत्ति में दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी ओ क्यू और ट्रायंगल एस ओ आर में, सही है। आपको पता है अकांतर कोण से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ जेड आकृति बन रही है, सही है। तो जेड आकृति में ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल P बराबर होगा एंगल S के, एंगल P बराबर होगा एंगल S के, किससे, एकांतर कोण से, ठीक है बात, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो अल्टरनेट एंगल यहाँ भी लग रहा है, अकांतर कोण यहाँ भी लग रहा है,
एकांतर कोण से आप ये बोल सकते हो कि एंगल क्यू किसके बराबर होगा, एंगल आर के, मतलब एंगल क्यू किसके बराबर होगा, एंगल आर के। ये भी आपका एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर कोण से वाले एंगल दोनों बराबर होंगे। और तुम्हें यहाँ से देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि तुम्हें पता है अगर कोई जेड आकृति होती है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा एंगल किसके, आर ओ एस के, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। कोण से, सही है। तो शीर्षाभिमुख कोण से आपको ये बराबर होगा। तो यहाँ कितना आ गए, 1 2 3 एंगल। तो हम बोल सकते हैं ए समरूप कसौटी से, समरूप कसौटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सरगाम सम होंगे। मतलब ट्रायंगल कौन कौन से, सॉरी सरगाम सिमिलर, समरूप, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सेकंड पार्ट में, क्योंकि आपको पता है वीडियो ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी जो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा 2023 के 15 के बाद क्वेश्चन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।